नमस्ते। आज हम सीखेंगे कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती पाठ 12वां सपूत। सपूत मतलब सुपुत्र, अच्छा पुत, यानी सपूत मतलब अच्छा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अच्छा बेटा कौन है। पढ़ो, समझो और दोहराओ। क्या कहा है? पढ़ो, समझो और दोहराओ। पाठ 12वां सपूत। देखो, बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि बहुत पुरानी बात है कि फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव आदर्श क्यों था? तो गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू भी लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन भी बहुत सुंदर रखा जाता था। और परिसर में बड़ी संख्या में मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां भी बरती जाती थी। और पनघट मतलब जहाँ पर कुएं के आजू बाजू का जो परिसर होता है, जहाँ पर महिलाएं पानी भरती है, उसको पनघट कहते हैं। तो ये पनघट स्वच्छ और सुसज्जित मतलब बहुत बड़ा और सुंदर स्वच्छ था। आगे देखते हैं। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। अब यहाँ पर देखो, पनघट पे 3 स्त्रियां पानी भर रही थी और वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। बखान करना मतलब अपने अपने बेटों का वो गुण गा रही थी। बखान करना मतलब गुण गाना। वो अपने अपने बेटों की तारीफ कर रही थी, अपने अपने बच्चों की गुण गा रही थी। एक बोली कि मेरा सपूत बड़ा ही विद्वान है। जब से वो शहर से पढ़कर आया है, मतलब उसका बेटा शहर से पढ़कर आया था। बहुत विद्या उसने प्राप्त कर ली थी। बहुत पढ़ लिख कर वो शहर से लौट आया था। और जब से वो लौट आया है तो चारों ओर उसकी ही धूम मची हुई है, ऐसा वह पहली स्त्री बोलती है। आगे देखो, वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। तो यहाँ पर पहली महिला क्या कहती है कि वो शहर से पढ़कर आया है, बड़े बड़े ग्रंथ भी वो पढ़ता है और आकाश के तारों को देखकर ही उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। देश विदेश में जो भी बातें होती है उसका भी उसे सब पता रहता है। तभी दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तो देखो, जब पहली महिला अपने बेटे का इतना बखान कर रही थी, इतना गुणगान गा रही थी, तभी दूसरी महिला भी जोश में आ गई और उसने झट से आगे बढ़कर कहा कि अरे सखी मतलब दोस्त, कि मेरा लाल, लाल मतलब बेटा, कि मेरा लाल जैसा बलि मतलब बलवान, बलि मतलब क्या? बलवान। मेरे लाल जैसा, मेरे बेटे जैसा बलवान तो आस पास के 10-5 गाँव में भी देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज़ सुबह लगाता है। वो रोज़ 500 दंड बैठक लगाता है। अखाड़े में जब वो उतरता है तब बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। मतलब दूसरी स्त्री का लड़का कौन था?
वो एक पहलवान था। कौन था? पहलवान था। और बड़े बड़े पहलवान भी उसके सामने मुकाबला करने से घबराते थे। अब तीसरी सी की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत मतलब बुरा लड़का, अच्छा नहीं, अच्छे गुणों वाला लड़का नहीं है उसका, ऐसा उन दोनों को लगता है। वो क्या बोलते हैं कि तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा जो बेटा है, लड़का है, वो कपूत निकला, मतलब उसमें कुछ गुण नहीं है। तो तीसरी सी बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ देखो, तीसरी महिला क्या करती है कि उसको कोई भी जोश नहीं है या फिर कोई भी गर्व नहीं है। वो क्या बोलती है कि सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्या बोलती है कि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो सपूत है या कपूत है ऐसे शब्द मैं नहीं समझती। तब वो आगे बोलती है कि वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। वो क्या बोलती है कि मेरा बेटा बहुत ही सीधे साधे स्वभाव का है और वो क्या है? किसान है। वो खेती करता है, दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। अब देखो वो क्या कहती है कि वो दिन भर खेत में जुटा रहता है। जुटा रहना मतलब मेहनत करना। वो दिन भर खेत में मेहनत करता है और शाम को घर आने के बाद घर का काम करता है। और आज मेरे बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है और इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वो 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। देखो अभी यहाँ पर जब तीनों स्त्रियाँ पानी भरकर घड़ा अपने सर पर रखकर घर वापस लौट रही थी। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी, तब तक पहली स्त्री का पुत्र वहाँ आता है और पास आके अपनी माँ से कहता है कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ। वो तो पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान था, तो वो कहीं पर व्याख्यान देने मतलब लेक्चर देने जा रहा था और वो कहता है कि मैं भोजन वहीं पे करूँगा। यह कहकर वो तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता है और वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। अब वो पहलवान है तो वो हट्टा कट्टा था, तो वह मतवाले हाथी के जैसे दिखाई पड़ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। दूसरे महिला का जो पुत्र था वो कौन था? पहलवान था। तो वो अपनी माँ को वहाँ पे मिलता है और कहता है कि आज दंगल में मतलब अखाड़े में, कुश्ती के अखाड़े में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा है और तुम पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और यह कहकर वो भी वहाँ से चल देता है। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी वहाँ आ पहुँचता है। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। अब तीसरा जो लड़का था वो जब वहाँ पे पहुँचा तो वो दिखने में बहुत ही सीधा साधा था और उसने अपनी माँ के सर से घड़ा उतार कर अपने सर पर रख लिया और बोला कि माँ, तुम क्यों आई पानी भरने? मैं तो आ ही रहा था। और वह माँ से घड़ा लेकर उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं।
वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। अब यहाँ पर देखो कि जब वो तीसरे स्त्री का बेटा अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर खुद वो घड़ा घर की ओर लेके जाता है, तो ये देखकर जो दोनों दूसरी स्त्रियाँ थी वहाँ पर पनघट पे, वो ये देखकर संकोच से झुक गया उनका सिर, क्योंकि उनको संकोच लगा कि हमारे बेटे तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बलवान हैं, तो भी कर्तव्य और सेवा नहीं जानते। लेकिन तीसरे स्त्री का जो बेटा है वो अपना कर्तव्य, माँ की ओर कर्तव्य और माँ की सेवा करने का उसे ज्ञान है, और वही सच्चा सपूत है। मतलब अगर हम लोग कर्तव्य और सेवा का सही उपयोग नहीं कर सकते, तो हमें जो ज्ञान प्राप्त किया है या फिर हम कितने भी बलशाली क्यों ना हो, वो सब क्या है, अधूरे है। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी घर के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने बड़ों के प्रति कर्तव्य और सेवा का भाव रखना चाहिए। और वो दोनों ही स्त्रियाँ समझ गई थी कि सपूत तो तीसरी स्त्री का ही बेटा है। सपूत मतलब अच्छे गुण वाला, बेटा तो असल में तीसरी स्त्री का है। तो हमें यह इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि हमें कर्तव्य और सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य और सेवा में चूकते हैं तो हमने जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान और हमें जो बल या शक्ति है वो अधूरे रह जाते हैं। ये पाठ लिखा है श्री कृष्ण, इन्होंने बहुत ही सुंदर पाठ है सपूत।